काफ़ी बच्चों ने ये काम कर लिया है, तो बहुत अच्छी बात है। आज की क्लास में हम थोड़े से वो टैग्स पढ़ेंगे जो कि नॉर्मली जिनका यूज़ ज़्यादा नहीं होता, लेकिन वो HTML का पार्ट है, तो हम उनको देखेंगे। तो सबसे पहला अगर कोई टैग हम आज देख रहे हैं, आई थिंक आप में से कुछ बच्चों ने ये लास्ट असाइनमेंट में इसको टेस्ट किया था। आपके पास ये टैग है जिसका नाम क्या है? HTML iframes। HTML iframes ज़्यादा यूज़ ना होने वाला एक टैग है जो ज़्यादातर HTML में यूज़ नहीं होता। तो अगर आप भूल जाते हैं इस टैग को तो कोई मसला नहीं है, तो आप सिंपली गूगल पे आके लिख सकते हैं HTML iframe और आपको ये W3 स्कूल का पेज खुल जाएगा और उसमें आपको एग्जाम्पल दी हुई है कि ये किस तरीके से यूज़ होता है। अब इसका यूज़ क्या है और इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, किस लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम सबसे ऊपर जाते हैं, या बल्कि इधर एक हम लोग नया पेज बना लेते हैं एक्स्ट्रा टैग्स के नाम से। ठीक है, हम HTML का एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। आपको पता है ये मेटा हमारे किसी काम के नहीं है, इसको डिलीट कर दिया, थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया और हमने यहाँ पे आके लिख दिया iframe। इस फ्रेम बॉर्डर को अभी देखते हैं, इसको अभी हम हटा देते हैं। फिलहाल हम देखते हैं कि iframe src, ये यहाँ पे हमारे पास कुछ और भी टैग्स हैं जो इसको हम एक एक करके देखते हैं। लेकिन इसका सबसे अच्छा यूज़ होता है कि आप गूगल पे जाएं और कुछ भी लिखते हैं पाकिस्तान विकिपीडिया, तो आपको पाकिस्तान का एक पेज दिख जाएगा। सही है, अब इस पेज की आपको पता है ये URL है, राइट? ये वाली इसकी URL है। आप इसको कॉपी करें और इस src में पेस्ट कर दें, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आप एंकर टैग इस्तेमाल करते हैं। तो आप एंकर टैग में क्या करते हैं? href, और यहाँ पे आप क्या इस्तेमाल करते हैं? src। अब जरा इसको चला के देखते हैं सबसे पहले कि हुआ क्या है। तो आप देखेंगे हमारे पेज पे क्या हुआ है। हमारे जो HTML का पेज है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं लिखा है। अगर आप गौर से देखें पूरा खाली है, सिर्फ कौन सा टैग है? इसने क्या किया है कि ये वाला जो पेज था, इसने ये हमारी पेज पे इसने फिट करके दिखा दिया है। मतलब आपके HTML के अंदर कोई और वेबसाइट का पेज डिस्प्ले हो रहा है, इसको आप ये किसके थ्रू ये काम कर सकते हैं? iframe। iframe का सबसे जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो है आपकी गूगल मैप्स। आपके गूगल मैप्स की एम्बेडिंग कहलाती है। एम्बेडिंग ऐसा कोड होता है जो होता किसी दूसरी वेबसाइट का है और आप इस्तेमाल करते हैं अपनी वेबसाइट में। उस कोड को हम क्या कहते हैं? एम्बेडिंग। अगर आपको कोई किसी ने YouTube के साथ थोड़ा बहुत काम किया हो तो आपको पता होगा कि YouTube की जब आप वीडियो बनाते हैं ना, तो उसका शेयर बटन आप क्लिक करते हैं, तो शेयर बटन के अंदर कॉपी लिंक आता है, मैसेंजर आता है, व्हाट्सएप आता है, फेसबुक आता है, लेकिन एक साइड में ना एक HTML का टैग भी बना हुआ होता है, नीचे लिखा हुआ होता है एम्बेडेड। वो एम्बेडेड में बेसिकली आपको वो HTML का पूरा कोड देता है जिससे आप वो वीडियो अटैच कर सकते हैं किसमें? अपने HTML। तो इसी तरीके से iframe का यूज़ है कि आप बेसिकली उसमें जो दूसरा कोई पेज आप लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। इसमें आपके पास एक विड्थ और हाइट की प्रॉपर्टीज़ है। इसमें मैंने दे दिया 100 VH, इसमें मैंने दे दिया 100%। तो यहाँ से आप कोई भी इसकी हाइट और विड्थ सेट कर सकते हैं कि जो आप छोटा करें उसको बड़ा करें, जो भी आप इसमें एक और यूज़ हो सकता है। इसमें आप 800 px यूज़ करें। पिक्सल्स आई थिंक सबको पता होगा, vx और परसेंटेज का आइडिया नहीं होगा किसी को।
तो आप यहाँ भी कर लें 800 px। तब आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा सा अब पेज बन गया, ठीक है, पहले छोटा सा आ रहा था। तो अब हाइट और विड्थ आप नॉर्मली जैसे आप इमेज की हैंडल करते हैं, ये टैग्स आई थिंक आपने एट्रीब्यूट ये है आपने इमेज में इस्तेमाल किया है, याद है सबको? तो इसी तरीके से आप इसमें आई फ्रेम में भी ये चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा टैग है जो आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या यूज़ है और ये क्यों है, कि बस इसमें दूसरी आपको बस याद रखना है, दूसरी वेबसाइट को अटैच करने के लिए आपकी वेबसाइट में आई फ्रेम इस्तेमाल होता है। नॉर्मली इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, उसकी वजह यह है कि आप किसी और की वेबसाइट अपनी वेबसाइट में क्यों लगाना चाहेंगे, क्योंकि इससे एक मसला होता है कि आप ऊपर देख रहे हैं कि विकीपीडिया का जो अपना नेविगेशन बार है वो भी आ रहा है, क्योंकि आई फ्रेम में वो कंप्लीट वेबसाइट उठा के लाता है। तो ये अजीब सी बात है कि आप अपनी वेबसाइट में किसी और वेबसाइट को डिस्प्ले करा रहे हैं, उसका नेविगेशन भी नज़र आ रहा है, तो एक तरह से चीटिंग है। तो कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो आपको ये डेलिबरेटली अलाउ करती हैं, सही है। उनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं? एक तो आपको मैंने गूगल मैप्स का एग्जाम्पल दिया, दूसरा है पेमेंट इंटीग्रेशंस। पेमेंट इंटीग्रेशंस क्या होती हैं कि जो आप फर्ज करेंगे कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप उसमें कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो आपसे पूछता है आपके कार्ड नंबर। तो अब ये जो कार्ड नंबर होता है आपका, डेबिट कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, ये बड़ा सिक्योर होना चाहिए, सही है। तो ये ज़्यादातर सिक्योरिटी आपके हाथ में नहीं दी जाती। इसकी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे स्ट्राइप है, पेपैल है, सही है, टू चेकआउट है, इन्होंने आपको अपनी वेबसाइट दी हुई है कि आप अपनी वेबसाइट में आई फ्रेम लगाओ और आई फ्रेम में ये वाला लिंक दे दो, ताकि जो कस्टमर है वो जो अपना नंबर दे वो कहाँ पे दे? उनकी वेबसाइट, आपकी वेबसाइट पे नहीं। उसकी वजह क्या है? सिक्योरिटी, कि उनकी वेबसाइट पे हाई सिक्योरिटी होती है, उनकी साइबर सिक्योरिटी टीम होती है जो उसको हैंडल कर रही होती है, और आपकी वेबसाइट लाजमी बात हो सकता है कि आपकी सिक्योरिटी इतनी अच्छी ना हो। तो इस वजह से वो जो थर्ड पार्टी ये वेबसाइट्स होती हैं जैसे चेकआउट हो गया, टू चेकआउट हो गया, पेपैल हो गया, इनके आपके पास जो कोड मिलता है आई फ्रेम का, वो आई फ्रेम के थ्रू अटैच हो जाता है। सिंपल एक URL होता है जो आप लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एक यूज़ केस है आई फ्रेम का, लेकिन नॉर्मली आपको ज़्यादा नहीं दिखता, आई फ्रेम आपको इतना कोई ज़्यादा नहीं दिखता। इसके बाद एक हमारे पास और टैग है, अगर आप गूगल पे जाएंगे और आप लिखेंगे HTML वीडियो, अब ये आई फ्रेम का काम खत्म। अब हम कौन सा टैग देख रहे हैं? वीडियो का टैग रिलेटिवली बहुत सिंपल सा टैग है। वीडियो के टैग में अगर आप देख रहे हैं तो वीडियो का पहला अपना कीवर्ड है, ठीक है। ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, इसमें हम आते हैं अभी थोड़ी देर में कि एट्रीब्यूट्स क्या कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, अगर आप इसको भी ना देखें। उसके बाद वीडियो के एट्रीब्यूट के अंदर एक और एट्रीब्यूट सॉरी टैग है, उसका नाम क्या है? सोर्स। और सोर्स में आप उसको ये बता रहे हैं कि ये वीडियो आप कहाँ से उठा के लानी है। हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास इंटरनेट पे सॉरी हमारे कंप्यूटर पे कोई शॉर्ट वीडियो कुछ पड़ी हुई हो। हमारे पास कुछ वीडियोस हैं, लेकिन ये वीडियोस का फॉर्मेट MKV है। ये बात समझ आई किसी को? फाइल का फॉर्मेट क्या होता है? ये जब हम इमेजेस पढ़ रहे थे तो इमेजेस के वक्त हमने ये बात कही थी, फाइल का फॉर्मेट क्या? फाइल की एक्सटेंशन को फाइल का फॉर्मेट कहते हैं। अब ये एक्सटेंशन क्या होती है कि इमेज में आपने JPEG सुना है, PNG सुना है, सही, ये सारी क्या चीज़ें हैं? ये इमेज की फाइल फॉर्मेट है, एक्सटेंशन है। इसी तरीके से वीडियो फाइल्स जो होती हैं, यानी कि जो आपके कंप्यूटर पे, आपके मोबाइल पे जो वीडियो सेव होती हैं, उनके भी कुछ फॉर्मेट्स होते हैं। जैसे MP4 है,
MKV है, FLV है, OGG है, ये सारी क्या है। और और कौन सी होती हैं? पहले नोकिया के फ़ोन्स आते थे, उसमें आता था 3GB, बहुत पुराना ये फाइल फॉर्मेट है, नोकिया के फ़ोन्स में चलता था 3GB। उसके बाद पॉपुलर हुआ आपका MP4, उसके बाद AVI भी एक आपका फाइल फॉर्मेट है। तो ये सारे वीडियो फॉर्मेट्स हैं कि आपकी जो वीडियो फाइल्स होती हैं वो इन कीवर्ड से पहचानी जाती हैं। अब जैसे आपका इमेज है, यहाँ पे इमेजेस लिखी हुई हैं, बल्कि ये आपको फाइल दिख रही है formula.xlsx। इस फाइल का फाइल फॉर्मेट क्या है? docx। इस फाइल का फाइल फॉर्मेट क्या है? PSD। तो हर फाइल का एक फॉर्मेट है, या इसको आप फाइल एक्सटेंशन भी कहते हैं, फाइल फॉर्मेट भी कहते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि HTML हर वीडियो एक्सेप्ट करे, उसकी कुछ एक्सटेंशंस हैं जो उसके पास एप्लीकेबल है। जो सबसे पॉपुलर एक्सटेंशन है वो कौन सा है? MP4, जो कि एक यूनिवर्सल फॉर्मेट है। वो नॉर्मली आपके ब्राउज़र में भी चल जाता है, आपके मोबाइल्स में भी चल जाता है, आपके लैपटॉप्स में भी चल जाता है। MP4 एक रिलेटिवली ज़्यादा पॉपुलर आपका फाइल फॉर्मेट है, लेकिन इसका फाइल साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। इस वजह से कुछ कंपनीज कुछ और फाइल फॉर्मेट इस्तेमाल करती हैं, जैसे कि आपका MKV है, FLV है। आई थिंक यूट्यूब की अगर आप वीडियोस डाउनलोड करेंगे तो शायद MKV आता है, आप इसको वेरीफाई कीजिएगा। किसी ने डाउनलोड किए कभी यूट्यूब की वीडियोस? आप यूट्यूब की वीडियोस डाउनलोड कीजिएगा तो आपको एक पर्टिकुलर उसका एक फाइल फॉर्मेट आता है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा ये कौन सी उसकी फाइल फॉर्मेट है। अब ये हमारा फोल्डर है जिसके अंदर हमारी वो फाइल पड़ी हुई है HTML की। यहाँ पर आकर मैंने एक वीडियो पेस्ट कर दी है, इसको मैं नाम दे देता हूँ movie.mp4, और ये यहाँ पे सिलेक्शन हुई हुई है। आपको पता है कि अगर मुझे HTML को बताना हो कि इस फोल्डर में देखो, तो मैं क्या करता हूँ, ./ और आपको ये पूरी लिस्ट बता देगा कि आपके फोल्डर में क्या क्या पड़ा है। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है movie.mp4, हम इसको सिलेक्ट करेंगे। इस टाइप को थोड़ी देर हटा देते हैं अभी, ताकि इसको सिंप्लीफाई करें जितना आसान हो सकता है। अब हम इसको चला के देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आपके HTML पेज पे आपकी वीडियो ऐड हो चुकी है। इतना सिंपल काम। इसका मतलब है कि आपके पास कोई भी आपके कंप्यूटर पे वीडियो पड़ी है, आपको उसको HTML में डिस्प्ले कराना है, तो आप कैसे कर सकते हैं? सिंपल मेथड है आपका, आप वीडियो का टैग यूज़ कर लें, HTML टैग यूज़ कर लें, और उसके अंदर सोर्स का टैग होगा जिसके अंदर आप उसका फाइल पाथ देंगे। अब इसके बाद हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स पे आप बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसका जो ये वाला टैग है सोर्स। इसमें हमें ये बात समझ आ रही है कि हमें ये बताना है सबसे पहले तो कि कहाँ से वीडियो वो उठानी है। ये बात समझ आ रही है? हमें उससे पहले ये बताना है कि वो कहाँ से वीडियो उठाओ। एक दूसरा एट्रीब्यूट था जो मैंने डिलीट किया, वो एट्रीब्यूट क्या है? टाइप। इसमें आप उसको बता रहे हो कि आप किस फाइल फॉर्मेट की वीडियो आप पास ऑन कर रहे हो। अगर आप इसको ना लिखें तो जो अगर उसकी सपोर्टेड टाइप होगी तो वो ऑटोमेटिकली उसको रीड कर लेता है, कोई इशू नहीं है, सही है। अगर आप इसको लिखें तो ये ज़्यादा बेटर है। आप एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि इसके अंदर किस फाइल फॉर्मेट की वीडियो आएगी, MP4। तो ये ऑप्शनल है। आपने देखा मैंने इसको डिलीट करके चलाया, वीडियो चल गई। इसके बाद आते हैं ऊपर। तो अब ऊपर जो मेन टैग है वो कौन सा है? वीडियो। लेकिन अगर आप देखेंगे वीडियो के जो एट्रीब्यूट्स है इनका फाइल पाथ से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ ये बता रहा है कि इसकी स्क्रीन साइज क्या होगी। अभी स्क्रीन साइज क्या बनी हुई है? 320 बाय 240। अब आपको पता है कि आप इसकी साइजेस को चेंज कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे चेंज करेंगे तो यहाँ पे भी आपकी वीडियो का फाइल साइज चेंज हो जाएगा। सिंपल है। हम इसको वापस लाते हैं तो एक फिर अपनी जगह पे वो वापस होगी। इसके अलावा हमारे पास ये एक एट्रीब्यूट है, और मजे की बात है ये एट्रीब्यूट बाकी एट्रीब्यूट से बहुत मुख्तलिफ है, सही है। अब इस एट्रीब्यूट में अगर आप देखें तो सिर्फ कंट्रोल्स लिखा हुआ है। अब कंट्रोल्स का क्या मतलब है? अगर मैं इसको मिटा देता हूं तो
तो कुछ हुआ? अब ये चलेगा कैसे? सही है। अब मैंने कंट्रोल्स का एट्रीब्यूट हटा के कौन सा एट्रीब्यूट लगा दिया? ऑटो प्ले। आपने कुछ वेबसाइट्स देखी होंगी, उस वेबसाइट में क्या होता है, जैसे ही आप उसका पेज खोलते हैं तो मेन पेज पे आपको दिखता है कि बैकग्राउंड में एक वीडियो चल रही होती है। ये चीज़ कभी नोट किया आपने? वो एग्जैक्टली काम ऐसे हुआ होगा कि वीडियो का टैग लगाया गया होता है, वीडियो के टैग में उन्होंने विड्थ हाइट डिफाइन की भी होती है, उसको क्या बनाया हुआ होता है? बैकग्राउंड। सही है। और उस बैकग्राउंड में उन्होंने क्या लगाया हुआ होता है? ऑटो प्ले। बहुत सिंपल है, ये पूरा इफेक्ट आपका ऐसे आ गया। लेकिन अब इससे ये आप देखें कि हम उसको ये एक्सेस नहीं दे रहे कि वो इसको प्ले करे, स्टॉप करे, फॉरवर्ड करे, बैकवर्ड करे। सही है। वॉल्यूम बढ़ाए, वॉल्यूम कम करे, आपने उससे ये चीज़ें वो छीन ली हैं। तो वो अगर आपको वापस लानी है तो सिंपल आप क्या कर लें, दोबारा कंट्रोल्स को वापस ले आए। तो कंट्रोल्स को आप वापस ले आएंगे तो आपके पास कंट्रोल्स वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने देखा कि मैंने कौन सा एट्रीब्यूट लगाया हुआ है? ऑटो प्ले, तो ये ऑटोमेटिक चल गई। मैंने इसको चलाया नहीं, ऑटोमेटिक चल गई। नॉर्मली जो आपकी मार्केटिंग कैंपेन्स होती हैं, कोई वेबसाइट होती है, वो अगर कोई मार्केटिंग कैंपेन कर रही है तो अगर वो वीडियो लगाते हैं ना वेबसाइट में, उसको ऑटो प्ले लाजमी लगाते हैं ताकि बंदा 2-3 सेकंड तो देख ही दे। जब तक वो उसको स्टॉप करने आएगा और रोकेगा तब तक वो थोड़ा बहुत एडवर्टाइजमेंट तो देख ही लेगा। समझ रहे? एडवर्टाइजमेंट वाले इस टेक्निक को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ऑटो प्ले को। वरना आप जाहिर सी बात है कि अगर ये ऑटो प्ले ना होता और ये एडवर्टाइजमेंट होती, कोई भी इसको चलाता नहीं चलाता। एडवर्टाइजमेंट किसको देखनी है? तो ये सिर्फ इसके सिंपल यूज़ केसेस हैं। हाँ, अगर आपकी कोई ऐसी वेबसाइट है जो कि फ़र्ज़ करें कोई एजुकेशनल कोर्सेज हैं, किसी के कोर्सेज हैं जो आप उसकी वेबसाइट पे गैलरी बना के दिखा रहे हो, तो लाजमी सी बात है कि आप उस पर ऑटो प्ले नहीं लगाओगे। पता लगा पहले पेज पे 10-15 वीडियोस हैं, आपकी सारी ऑटो प्ले हो गई, तो वो बेचारा एक एक पे जाके उसको क्लोज करेगा, तो ये तो बुरा हो जाएगा। तो ऑटो प्ले कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, ये आपकी जजमेंट है। और कंट्रोल्स कहाँ देने हैं, कहाँ नहीं देने, ये भी आपकी जजमेंट है। और साइज़ उसका क्या रखना है, ये भी आपकी जजमेंट है। समझ रहे हैं? ये तो बेसिकली जो साइज़ है वो डिज़ाइन प्रोस्पेक्ट है। नॉर्मली आपके पास अगर कोई बड़ा काम होता है तो आपका जो डिज़ाइन है वो आपको कोई ना कोई बना के देता है। कोई डिज़ाइन, वेब डिज़ाइनर वगैरह जो होता है वो आपको ऑलरेडी ग्राफिक्स बना के देता है। आपको उसमें डिफाइंड होता है कि इस वीडियो का साइज़ क्या होगा। आपने फिग्मा का नाम सुना है? अब आप ये देख रहे हैं फिग्मा डिज़ाइन क्या होता है। फिग्मा बेसिकली आपके वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप्स का UI UX डिज़ाइन टूल है। अब ये UI UX पहले कभी किसी ने अलग सुना है? अब UI UX क्या है कि यूज़र इंटरफेस, यूज़र एक्सपीरियंस। यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस। यूज़र इंटरफेस कहते हैं कि जो यूज़र को दिखता है, जो वेबसाइट यूज़र को दिखेगी उसको आप क्या कहते हैं? यूज़र इंटरफेस, कि वो क्या देखेगा। यूज़र एक्सपीरियंस, यूज़र एक्सपीरियंस में क्या आता है कि वो मेन्यू पे क्लिक करेगा तो उसको क्या दिखेगा, वो स्क्रॉल करेगा तो उसको क्या दिखेगा, वीडियो उसको कहाँ पे दिखेगी, कौन सा ऑब्जेक्ट उसको कहाँ पे मिलेगा, फॉर्म उसको कहाँ पे दिखाना है, ये किसका पार्ट कहलाता है? यूज़र एक्सपीरियंस। तो आपके पास ये पूरी एक फील्ड है जिसके अंदर आपको सिर्फ ये पढ़ाया जाता है कि यूज़र को, सबसे पहले आपको पढ़ाया जाता है कि यूज़र को डेटा दिखाना कैसे, मतलब वेबसाइट कैसे दिखानी है। सिंपल ग्राफिक डिज़ाइनिंग, सही है कि? लेकिन किसकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग? वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स की। कि ये जैसे कि अब वेबसाइट है, अब ये वेबसाइट डायरेक्टली आप और मेरी तरह किसी फुल स्टैक डेवलपर ने नहीं बनाई होगी। सबसे पहले एक यूज़र इंटरफेस इंजीनियर आया होगा, उसने पहले अपने क्लाइंट की बात सुनी होगी कि वो क्या बनाना चाहता है और वो किस यूज़र्स को टारगेट कर रहा है, उसको कलर्स कौन कौन से इस्तेमाल करने हैं। उसके बाद बैठ के वो ये सोचता है कि मुझे नेविगेशन किस तरीके से बनानी है, मुझे ये चीज़ें कैसे लिखनी है, मुझे ये कैसे लिखना है, ये सब वो खुद डिसाइड करता है। और डिट्टो बिल्कुल ऐसा काम
वो किस में करता है? फिग्मा पर। फिग्मा पे आपकी पूरी वेबसाइट बनती है जैसे आप उसको एक्चुअली बनने के बाद देखोगे, लेकिन वो कोई HTML CSS या जावास्क्रिप्ट नहीं होती, वो सिर्फ एक तस्वीर होती है। सही है, आपको सिर्फ तस्वीर दिखा दी जाती है कि भाई ये वेबसाइट है, ऐसी बना दो। समझ रहे हैं? मतलब आपको वेबसाइट दिखा दी और कहा कि आपको क्या करना है, बस ये करना है। इसको आप डिट्टो आप देखते जाते हैं, अच्छा बटन बनाना है, बटन के साइज क्या है, बटन का बैकग्राउंड कलर क्या है, उस बटन का बॉर्डर है नहीं है, आपको बस ये सारी बातें वहाँ से मिल जाती हैं और आप क्या करते हैं, सिर्फ बनाना शुरू कर देते हैं। ये काम होता है बड़े प्रोजेक्ट्स में। जो अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनमें नॉर्मली ये चीज़ यूज़ की जाती है। वरना आपके पास शुरू में ख़ास तौर पे जब आप प्रोजेक्ट उठाना शुरू करेंगे इंशाल्लाह, तो आपको पता लगेगा कि आपके पास जो बंदा आएगा वो बोलेगा यार मुझे नहीं पता, बोले यूज़र इंटरफेस, यूज़र एक्सपीरियंस मुझे कुछ नहीं पता। वो बोलेगा यार मुझे एक वेबसाइट चाहिए जिसमें मुझे ना अपनी कोर्स की वीडियोस लोगों को दिखानी। तो आपको थोड़ा सा डिज़ाइन सेंस होना चाहिए कि अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हो वो कैसे बननी चाहिए। और ये कैसे आती है? ये आती है थोड़ी प्रैक्टिस से। तो इंशाल्लाह जब आपकी CSS हो जाएगी तो आपको मैं तकरीबन डेली बेसिस पे एक चीज़ देता रहूँगा कि ये मुझे बना के दो। ट्यूटोरियल से ही बोलूँगा, ट्यूटोरियल ही छाप के आ जाओ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि कम से कम आप ट्यूटोरियल भी देखेंगे ना तो आपको ये पता लगेगा कि वो जो एक्सपर्ट बंदा है वो किस तरीके से बना रहा है। आपको अलग अलग लोगों का डिज़ाइन थिंकिंग पता लगेगी। कभी भी एक बंदे से डिज़ाइन नहीं सीखा जाता, क्योंकि जो एक बंदा है वो अपनी सोच के मुताबिक डिज़ाइन करेगा। अब जो तीसरा बंदा है उसकी सोच मुख्तलिफ हो सकता है वो बेहतर हो, फिर चौथा बंदा है हो सकता है उसकी सोच ज़्यादा अच्छी हो, उसकी टेक्निक अच्छी हो। तो नॉर्मली जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको मैं यही काम दूंगा कि भाई एक लैंडिंग पेज बनाना है, कोई भी ट्यूटोरियल पकड़ो उसको छाप दो, लेकिन छापने वक्त आप अपनी अपनी तो टैग्स HTML CSS आप समझोगे कि उसने कोई चीज़ लिखी तो क्यों लिखी। अगर आप उसको मिटाओगे तो कोई फ़र्क आएगा, उसको लगाओगे तो कोई और फ़र्क आएगा। आप स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ करते हो। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि आपको वो असाइनमेंट में दूंगा, नेक्स्ट वीक में जब आप मुझे दिखा रहे होगे तो मैं कोड खोलूंगा और किसी भी एक प्रॉपर्टी पे हाथ रखूंगा, बोलूँगा ये क्या है और ये क्यों लगाई, इसकी क्या ज़रूरत पेश आई, अगर ये ना हो तो क्या होगा। ताकि आप लोगों का ये एक तो आपको ये बिल्ड हो कि जो प्रोफेशनल आदमी है वो किस तरीके से काम करता है, उसमें आपको टेक्निक्स पता लगती हैं। जैसे कि एक छोटा सा एक तरीका है कि एक एलिमेंट को बीच में लाना है, राइट साइड पे लाना है, बॉटम सेंटर पे लाना है, बॉटम लेफ्ट पे लाना है, बॉटम राइट पे लाना है। अब इसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, एक टेक्निक नहीं है लाने की। तो कौन सी टेक्निक ज़्यादा आसान और ज़्यादा बेहतर है ये अब आपके ऊपर है। हो सकता है किसी को फ्लैक्स अच्छी लगे, किसी को फ्लोट अच्छी लगे, किसी को मार्जिन अच्छी लगे, किसी को पोजीशन अच्छी लगे। अभी मैं 3-4 मैंने अप्रोचेस के नाम लिए। अब हर जो यूट्यूबर है उसकी अपनी अप्रोच होगी, उसका अपनी ट्रिक होगी। हो सकता है आप कोई ऐसी ट्रिक सीख जाए जो मुझे भी ना पता हो, क्योंकि वो हर चीज़ करने का कोई अलग तरीका है। क्योंकि लैंग्वेज की यही खास बात है कि आपको उस लैंग्वेज को इस्तेमाल करा देना सिखा दिया जाता है। अब आप उसमें से क्या बनाते हैं ये आपका दिमाग। और एक फुल फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए, एक अच्छा फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए आपको 4-5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चाहिए होते हैं। लेकिन हमें जल्दी जल्दी काम करना है, जल्दी जल्दी सीखना है, जल्दी जल्दी मार्केट में उतरना है। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, उनके ट्यूटोरियल्स को छापेंगे। आपके दिमाग में वो सेट हो जाएगा कि मुझे अगर कोई एलिमेंट बीच में लाना है। आपने कोई यूट्यूबर की वीडियो देखी होगी, बोलोगे यार उसने ऐसा किया था, आप ठक ठक वो लिखोगे, आपका वो सेंटर लाइन हो जाएगा। आप बोलोगे मुझे कार्ड बनाना है, तो किसी यूट्यूबर ने कार्ड बनाया होगा, वो आपके दिमाग में थोड़ा बैठा हुआ होगा। आप बोलोगे यार उस बंदे ने ऐसा कार्ड बनाया था, मैं ऐसा कार्ड बना देता। तो इससे आप क्या गेन करोगे? एक्सपीरियंस। जो एक्सपीरियंस आपको 6 महीने 2 साल लगेंगे किसी कंपनी में इंटर्नशिप करते हैं, वो आप यूट्यूब से वेबसाइट बना के आप इतने पक्के हो जाओगे कि मैं आपको बोलूँगा कि भाई कोई भी टेम्पलेट उठाओ, उसको थोड़ा सा बदलो, इस बंदे के लिए वेबसाइट बना दो। मेरा खुद का ये तरीका होता है कि शुरू से आखिर तक एक वेबसाइट बनाना बेवकूफ़ी है, क्योंकि ना हमारे पास इतना टाइम है और ना अभी हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है। तो इसका शॉर्टकट क्या होता है कि आपके पास एक बहुत बेहतरीन चीज़ है कि कुछ अल्लाह के बंदे होते हैं, वो कोड लिखते हैं, सारी वेबसाइट लिखते हैं और आपकी गूगल पे रख देते हैं। आपको फर्ज करें लैंडिंग पेज बनवाना है, आप गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे लैंडिंग पेज,
HTML CSS लैंडिंग पेज, आपको धड़ाधड़ चीज़ें मिल जाएंगी। आप वो चीज़ डाउनलोड करोगे, अब आपका जो क्लाइंट है, अब आप उसकी बात सुनोगे, वो कहेगा मुझे ग्रीन कलर में वेबसाइट चाहिए, तो भले उस बंदे ने पूरे वेबसाइट में रेड कलर यूज़ किया हुआ, आपको अब CSS आती है, आप CSS से क्या बदल दोगे? कलर। वो बोलेगा ये मुझे यहाँ पे कार्ड नहीं चाहिए, मुझे वहाँ चाहिए, आपको HTML CSS आती है, आप उसको वहाँ से कट करोगे, पेस्ट करोगे, थोड़ा सीधा सीधा करोगे, काम हो गया। लेकिन वो जो पूरा पेज है उसका डिज़ाइन आप खुद नहीं बनाओगे। अगर आप खुद बनाने आओगे ना, सुन के थोड़ा बुरा लगेगा लेकिन कचरा होगा, सही है, मैं देख के बोल दूंगा ये बकवास है। उसकी वजह ये है कि एक डिज़ाइन अच्छा बनाने में आपको सालों लगते हैं, आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है, लेकिन इसका ये बाईपास करने का तरीका क्या होता है कि आप दूसरे लोगों का एक्सपीरियंस उठाएं और उसकी प्रैक्टिस करें कि वो चीज़ कैसे बनाते हैं। क्योंकि अगर आपने अभी तक बात नोट की हो तो एक से एक चीज़ बार बार रिपीट होती है। नेविगेशन बार हर वेबसाइट में, बस कहीं पे कुछ अलग दिखती है, कहीं पे कुछ अलग दिखती है, लेकिन नेविगेशन बार बनाने का तरीका तो एक ही है, सही है। अब उसको तब्दीली तो आप कर देंगे, कलर बदल दिया, साइज बदल दिया, जगह बदल दी, बस आपको बनाया अच्छा खूबसूरत सा नेविगेशन बार मिल जाए तो क्या बात। कार्ड समझते हैं, तो मैं बार बार कार्ड्स बोल रहा हूँ। जैसे दराज की वेबसाइट आपने सबने देखी होगी, दराज की वेबसाइट में जो प्रोडक्ट्स बने हुए होते हैं वो कार्ड के अंदर होते हैं। अब कार्ड बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, हो सकता है आपको एक बंदे का कार्ड बनाने का तरीका अच्छा लग जाए, आप बोलो उसका कार्ड का कोड उठा लो, आप उसको बार बार यूज़ करते रहो। इस तरीके से आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं और आगे काम करते हैं। इस तरीके से जो अभी आप चीज़ पढ़ रहे हैं ये HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके बाद जब आप CSS पढ़ लेंगे तो नॉर्मली मैं आपको बनाने को भेज दूँगा, यार किसी और का ट्यूटोरियल देखो वो बनाओ। क्योंकि यकीन माने अगर आप 5-6 भी थोड़ा बहुत ट्यूटोरियल देखने के बाद, जिस बच्चे ने थोड़ा पढ़ा होगा, तब जाके मैं उसको बोलूँगा ना कि अब खुद बनाओ, तो फिर उसके काम में। और अगर आप बिना ट्यूटोरियल देखे और किसी बंदे को आप HTML CSS कितनी भी अच्छी पढ़ा लें और उसको बोलेंगे यार मेरे लिए एक वेबसाइट बना के ले और लैंडिंग पेज, तो क्या करेगा? डब्बे बनाएगा, सिंपल कलर बनाएगा, कलर उसमें भरेगा, चीज़ें लिखेगा, बोलेगा सर हो गई। अब आप खुद उसको वेबसाइट को देखोगे ना, बोलोगे यार ये कचरा है। लेकिन आप में एक बायस डेवलप हो जाता है। बायस क्या होता है कि आप जब मेहनत करते हो ना तो आप फिर अपनी चीज़ को बुरा नहीं कहते, क्योंकि आपको पता है कि आपने इसको बनाने में कितनी मेहनत की है। तो आपको लगता है यार अच्छा तो है, लेकिन कोई और उसको देखता है वो कहता है कचरा है। तो इस चीज़ से निकलने के लिए आपको क्या करना होता है? ट्यूटोरियल, ठीक है। तो अभी भी जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं, जैसे ये चीज़ है, मैंने बताया कि ऑटो प्ले और कंट्रोल्स, अब अभी आपको कोई आइडिया नहीं है कि कब ऑटो प्ले देना है, कब कंट्रोल्स देना है, कब नहीं देना। अब जब आप ट्यूटोरियल्स देखेंगे तो आपको ये बात ज़्यादा वाज़ेह होना शुरू हो जाएगी। और ये वाला जो मैंने चीज़ बताई, आपको ये चीज़ दिख रही है कि इसने ये मोबाइल ऐप का डिज़ाइन बनाया हुआ है। तो नॉर्मली आपको इस तरह की फाइल मिलती है, आप इसको स्क्रॉल करते हैं, पूरा उसका साइज़ चेक करते हैं कि इसके विड्थ कितनी दी हुई है, तस्वीर कहाँ पे रखी हुई है। अब ये टॉगल बटन है, ये आपने देखा होगा, इसको टॉगल बटन कहते हैं। तो अब ये टॉगल बटन जो है आपको यहाँ पे लगाना है, कितनी साइज़ पे लगाना है, इधर राइट हैंड साइड से कितने फासले पर है, ये सारे डिज़ाइन का ये सब सारा काम है। ये UI UX डिज़ाइनर आपको देता है, आप उसमें से सारी चीज़ें बना लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और HTML का कोड है जो अगेन थोड़ा सा फजूल है, लेकिन क्या करें, उसको हम कहते हैं HTML किसी ने पहले इसका नाम सुना है? क्या? ये सारे जो हैं, जो आपको न्यू टैग्स जो बता रहे हैं, ये HTML5 का नॉर्मली हिस्सा है। आई फ्रेम जो है ना, ये वैसे पुराना है, HTML4 से चल रहा है, लेकिन ये भी इसका पार्ट समझा जाता है। ये एडवांस छोटे मोटे टैग्स हैं जो इनका पार्ट हैं। इसकी वेबसाइट तो पता नहीं क्या हो गया।
ये चीज़ आपको दिख रही है? इस सिंपल सी एक एनिमेशन है जो हो सकता है कि आपको कभी आपने देखी हो। ये शायद आपने देखी हो न्यूज़ चैनल्स में, आपके पास ये चीज़ चलती है। और अगर आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाएं तो उसकी कोई सेल चल रही होती है, कोई नोटिफिकेशन होता है, तो ऊपर से ऐसे बात चलता रहता है। अब ये कौन सा टैग है? इस टैग को हम कहते हैं मार्क्यूई या मार्की भी कहते हैं। मैं ज़्यादा यू है तो मार्क्यूई में बोल देता हूँ। तो ये मार्क्यूई का टैग जो है ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, सही है? ये इतना इतना इसका यूज़ नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ अगर आपको इस तरह का कोई फंक्शनैलिटी चाहिए तो आप इस टैग को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको कॉपी करके देखते हैं। इसको हमने कमेंट आउट कर दिया। कमेंट आउट तो सबको पता है। ये हमारी वेबसाइट पे अब चल रहा है। मार्क्यूरी की ये स्पेलिंग है, सही है। अब मार्क्यूरी में कौन से इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं, थोड़ा ये भी देख लेते हैं। अब इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स में क्या क्या है? सबसे पहली है विड्थ, सही है, कि इसकी विड्थ क्या होगी। अभी क्या रखी हुई है? 40%। इसको मैं कर देता हूँ 100%, देखते हैं क्या होता है। तो वो पूरे पेज पे चल गई है, सही है। पहला तरीका ये। दूसरा एट्रीब्यूट क्या है? डायरेक्शन। अब डायरेक्शन में क्या मैंने दिया इसको? लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट से निकलेगा और लेफ्ट की तरफ जाएगा ये। डायरेक्शन इसकी। इसको जरा हम राइट करके देखते हैं तो वो वहाँ से आ रहा है, सही है। इसको हम टॉप कहते हैं या अप, ऊपर। इसको हम डाउन कह देते हैं। तो डायरेक्शन आप किसी भी तरह से कोई भी सेट करें, आपकी मर्जी है। नॉर्मली अगर आपने स्टैंडर्ड देखा होगा तो वो लेफ्ट है, स्टैंडर्ड लेफ्ट होता है। नॉर्मली आपने वेबसाइट पे ये डायरेक्शन देखी होगी कि वो यूं चलता रहता है। लेकिन ये आपके ऊपर है और आपके डिज़ाइनर के ऊपर है कि वो क्या चाहता है, सही है। अगर डिज़ाइनर नहीं है तो आप है तो आप बड़े आराम से इसको लेफ्ट लगा दें। फिर ये कुछ क्लाइंट होते हैं वो कहते हैं नहीं राइट कर दो, कुछ क्लाइंट होते नहीं, उनको इस तरह चाहिए होता है। अप एंड डाउन मैंने बहुत ही मुश्किल देखा है, मुझे कोई अभी तक एग्जांपल मुझे नहीं याद पड़ते कि मैंने देखा हो। ये वाला मैंने तो यूज़ भी किया है कि जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती है नॉर्मली इसमें आता है। और ये एक और जगह पे इस्तेमाल होता है कि आपकी अगर क्रिप्टो करेंसी की कोई वेबसाइट्स आप खोलें तो उसके ऊपर क्रिप्टो की जो समरी होती है, जो डिटेल्स होती हैं वो ऐसे ऊपर चलती रहती हैं। बेसिकली मैंने खुद ने एक वेबसाइट बनाई थी क्रिप्टो के हवाले से, उसमें मैंने ये सेम चीज़ इस्तेमाल की थी, ठीक है। तो ये मार्क्यूई का सिंपल ये मकसद है। तो ये कुछ इस तरह के हमारे टैग्स थे, आई फ्रेम, वीडियो, और उसके बाद दूसरा कौन सा था? मार्क्यूई, जो कि हमारे पास कुछ ऐसे टैग्स हैं जो नॉर्मली अगेन ज़्यादा यूज़ नहीं होते, बस कभी कभार यूज़ हो जाते हैं, तो हमें लेकिन इसका पता होना लाजमी है। इसके साथ साथ जब हम CSS पढ़ रहे होंगे हो सकता है कि कोई इक्का दुक्का HTML का टैग या कोई एट्रीब्यूट हमसे मिस हो गया, हम उसको दोबारा वापस आके रिकवर कर रहे होंगे। क्योंकि आपकी एक दफ़ा हमने ये आदत बनानी थी कि आपको ये पता हो कि HTML का टैग इस्तेमाल कैसे करना है, सही है, और उसका एट्रीब्यूट कैसे लगाना है। अब आपको इतना सेल्फ सफिशिएंट हो जाना चाहिए कि मैं आपको कहूँ कि एक नया कोई एलिमेंट है ABCD, एक टैग है ABCD, तो आपको पता होना चाहिए कि ABCD क्योंकि HTML टैग है तो आप बोलोगे सर इसको ऐसे लिखेंगे, समझ रहे हो। अब मैं आपको कहूँगा कि यार इस ABCD का ना एक एट्रीब्यूट है हाइट, तो आपको पता है कि हाइट आप ऐसे देते हो, यानी कि आप एट्रीब्यूट ऐसे लगाते हो। आपने अगर नेम का एट्रीब्यूट देना है तो आपने ऐसे दे दिया। आपको ये सिंटैक्स समझ आना चाहिए, सही। मेन मकसद HTML टैग्स का रट्टा मारना नहीं है, इसकी लॉजिक समझना है कि HTML के टैग्स को इस्तेमाल कैसे किया जाता है और उसके अंदर जो आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये दो चीज़ें। अब आपके पास हम जो नेक्स्ट वीक जब आपसे मिलेंगे तो उसमें मैं चाहता हूँ कि आप अपने तौर पे एक वेबसाइट ढूंढें, या अगर आपको वेबसाइट नहीं ढूंढनी
तो गूगल पे लिखें गूगल फॉर्म सैंपल। तो जब आप गूगल फॉर्म सैंपल लिखेंगे तो आपके पास पहली वेबसाइट आएगी गूगल फॉर्म सैंपल। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास अब एक वेबसाइट खुल गई। अब ये बड़ी मजे की वेबसाइट है। आप नीचे आए, ये क्या चीज़ है? प्लेस होल्डर है और ये खुद एक इनपुट बॉक्स है। आप नीचे आएंगे, ये एक और इनपुट बॉक्स है। ये क्या चीज़ है? रेडियो बटन। ये कौन सी चीज़ है? चेक बॉक्स। ये क्या है? सिलेक्ट एन ऑप्शन। ये क्या चीज़ है? रेडियो बटन। अब जरा इस पे देखें उसने क्या हरकत की है। ये क्या चीज़ है? ये टेबल है। इसने टेबल के अंदर फॉर्म इस्तेमाल किया। समझ रहे हैं? ये बहुत इंटरेस्टिंग पेज है आपका। लास्ट टाइम आपने टेबल पढ़ा था और फॉर्म्स के पढ़े थे। तो इस अगर ये एक आप पेज बना लेते हैं और सबसे लास्ट में सबमिट बटन दिए, अगर आप ये पेज बना लेते हैं तो बेसिकली आपने टेबल की भी प्रैक्टिस कर ली और आपने तकरीबन सारे जो मेजर आपके इनपुट बॉक्सेस हैं उनकी भी प्रैक्टिस कर ली। अब आप देख रहे हैं कि जब मैं कह रहा था कि इसमें ज़्यादातर फजूल है, कुछ ही हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं, इसका अंदाज़ा आपको इससे हो रहा है कि इसने इनपुट बॉक्स ज़्यादा इस्तेमाल किया है। अब इनपुट बॉक्स में बेसिकली तीनों आ जाते हैं, टेक्स्ट भी आ जाता है, ईमेल भी आ जाता है और पासवर्ड भी आ जाता है। सही है। इसके अलावा रेडियो बटन, चेक बॉक्स, ये सिलेक्ट ऑप्शन और फाइनली आपका टेबल। क्या प्रैक्टिस? हाँ इंस्पेक्ट आप कर लें, कोई इशू नहीं है। तो ये तो आपकी टेक्निक हो जाएगी, ट्रिक हो जाएगी। अब आप इसमें गौर करेंगे, इसमें खूबसूरती लगाई गई है। अब लाजमी सी बात है, आपको पता होगा आपका कि भाई मैं कहूँगा कि खूबसूरती से मुझे कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि आपने अभी तक CSS नहीं पढ़ी है। ठीक है। तो ये लेकिन कुछ इसमें टेक्निकल चीज़ें जिसका आपको ख्याल रखना चाहिए, जो आप काम कर सकते हो। जैसे कि ये H1 है, सही है। इसके अलावा एक सिंपल P का टैग है। ये क्या चीज़ है? ये एक आइकन है। ये क्या चीज़ है? आइकन है। आप आइकन इमेज के टैग में लगा सकते हो। सही है। इसको आप कोशिश कीजिएगा और उसका आपको पता है कि इमेज की हाइट और विड्थ आप एट्रीब्यूट हाइट एंड विड्थ से भी सेट कर सकते हो। सही है। अब मैंने आई थिंक इतना बता दिया है कि आपको कर लेना चाहिए। अगर ना आए तो थोड़ा इमेज का टैग सर्च कर लीजिएगा और इस तरह का कोई आप इमेज जैसी सर्च कर लीजिएगा। SVG का आपको आइडिया है? SVG आई थिंक मैंने पहले इसका नाम दिया है, स्केलर वेक्टर ग्राफिक्स। जो आपके नॉर्मली आइकन्स होते हैं वो SVG होती है। SVG फाइल फॉर्मेट होता है या फाइल एक्सटेंशन होता है। तो फाइल फॉर्मेट SVG है, उसकी मैंने आपको आई थिंक बताया था कि उसकी खास बात ये होती है कि आप जितना उसको एक्सपेंड करेंगे, जितना उसकी हाइट बढ़ाएंगे ना, तो उसके पिक्सल्स नहीं फटते। इस वजह से वो उसकी यही खास वजह है कि वो ज़्यादातर लोगोज में और आइकन्स वगैरह में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि आइकन्स और लोगोज का पता नहीं होता कि वो कितना एक्सपेंड होंगे, कितना स्ट्रेच होंगे। ठीक है। तो आप अगर सर्च कर लेंगे कि ये ISVG, जब आप ISVG सर्च करेंगे तो आपको आई की इस तरह की कोई ना कोई इमेज मिल जाएगी, तो बना देगा एक कार्ड। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये एक ऑप्शनल काम है कि अगर आप अपने काम को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल करें, तो आपका जो फिर फाइनल पेज होगा वो इससे काफ़ी मिलता जुलता दिखेगा। सही है। ये अब आपकी क्रिएटिविटी है कि आप किस तरीके से इसको और बेहतर से बेहतर बनाते जाते हैं। तो ये चीज़ आपने करनी है कि आपने इसको ये वाला पेज बनाना है। अगेन गूगल पे जाके क्या लिखना है? गूगल फॉर्म्स। आपको बात समझ आ गई? गूगल फॉर्म सैंपल है, बल्कि सैंपल आगे आता है ताकि आपको पहली वेबसाइट में गूगल फॉर्म सैंपल देगा। ऐसा ना हो कि आप गूगल फॉर्म सिर्फ लिखें और किसी और तरह के गूगल फॉर्म दिखाना शुरू कर दें। ठीक है। तो आपका बेसिकली टारगेट ये है कि आपने वो सारे टैग्स इस्तेमाल करने हैं जो उन्होंने इस्तेमाल किए हुए हैं, और जितना आपसे हो सके आप उतना करें। लेकिन जो चीज़ मैं चेक करूँगा वो टेक्निकल पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपने जो इसमें इनपुट बॉक्सेस इस्तेमाल हुए हैं वो सही से इस्तेमाल किए या नहीं, प्लेस होल्डर सही लगाया या नहीं, ये वाला काम सही हुआ या नहीं। सही है। और ये वाला टेबल आपने सही बनाया है। ठीक है। और इस टेबल में आपको दिख रहा है कि ये इनपुट बॉक्सेस हैं।
क्या आप USB वगैरह में इधर ले आइएगा, इधर PCs पे नॉर्मली इधर, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने फायरबेस या गिटहब नहीं पढ़ा है, तो जब आपको CSS थोड़ा पढ़ा लेंगे तो मैं आपको फायरबेस और गिटहब दोनों पढ़ा दूंगा। उससे ये हो जाता है कि आप फिर यहाँ पे काम करें अपने घर पे, आपकी वेबसाइट जो है वो डिप्लॉयड होती है, मतलब ऑनलाइन होती है। इवन आप मुझे एक लिंक भेज देंगे ना, तो मैं घर बैठे उसको चेक कर लूँगा कि आपने क्या बनाया। तो वो काम मैं आपको तब सिखाऊंगा जब आप थोड़ा बहुत CSS में आगे बढ़ जाएंगे, ताकि फिर आप जो ट्यूटोरियल वाली मैं बात कर रहा था, आप ट्यूटोरियल से देख के वेबसाइट बनाएं, उसको डिप्लॉय करें और मुझे लिंक भेज दें कि सर मैंने ये बनाई है। आईफ्रेम में अक्सर इशू आता है, यूट्यूब की वीडियो शो नहीं करता। किसकी? यूट्यूब की एम्बेड करते ना, यूट्यूब की एम्बेडिंग का जो कोड है वो यूट्यूब आपको खुद प्रोवाइड करता है। नहीं वो मैं पेस्ट करता हूँ तो फिर वो शो नहीं करता। आई थिंक लास्ट क्लास में काफ़ी बच्चों ने यूट्यूब की वीडियोस लगाई नहीं। तो एक काम करेंगे कि आपको नेक्स्ट टाइम जब प्रैक्टिस क्लास हो तो आप मुझे दिखा दीजिए कि आप कैसे कर रहे हैं, मैं उसमें देख लूँगा। ये बहुत आसान है। इंस्पेक्ट एलिमेंट पे चलें। अब मुझे नहीं पता इन्होंने टेबल ही यूज़ किया है, नहीं इन्होंने डेव यूज़ किया है। इन्होंने CSS लगाई है। CSS लगा के इन्होंने ग्रिड इस्तेमाल की है, CSS ग्रिड इन्होंने उससे बनाया। लेकिन क्योंकि आपने CSS ग्रिड नहीं पढ़ी तो आप नॉर्मली क्या करेंगे, वो बनाएंगे। आप इसको सिंपल सी मैं आपको बात बताता हूँ कि पहली जो रो है, ये पहली रो है, सही है क्या? हाँ TH आप कर सकते हैं। ये दूसरी रो है, सही है। ये एक स्पेस क्रिएट की जा सकती है। अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से सोचेंगे कैसे किया जा सकता है तो ये मुमकिन है कि यहाँ पे देखिए थोड़ी सी स्पेस है, ये क्रिएट हो सकती है, लेकिन कैसे होगी इस पर आप थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। लाइन छोड़ना क्या है? आप अपनी जैसे आइडिया लगा सकते हैं आप लगा लें। और ये आप समझ लेंगे आपने TR लगाया, ये आपका पूरा TR है, सही है। इस TR के अंदर TD यानी कि एक TD के अंदर ये सिर्फ टेक्स्ट होगी, इसके बाद वाले जो TD है उसके अंदर सिर्फ इनपुट टाइप रेडियो, फिर तीसरा TD जो है फिर इनपुट टाइप रेडियो। तो बस वो खाली इनपुट टाइप रेडियो लिखेंगे तो आपको इस तरीके से टेबल आपको पता चला जाएगा। बहुत सिंपल है और इसमें ज़्यादा कोई पंचायत नहीं है, सही है। तो इस तरीके से आपका ये काम होगा और इसको बिल्कुल ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। फ्लेक्स बॉक्स ज़्यादा बेहतर है या ग्रिड? लेकिन ये सवाल ऐसे CSS की क्लास का है, लेकिन चले इसका जवाब दे देते हैं। फ्लेक्स जो है वो 1 डायमेंशनल है, सही है। जहाँ पे आपको ये चीज़ नहीं चाहिए कि आपकी मल्टी डायमेंशनल आपका डेटा हो, इसका मतलब है 2D ना हो। तो जब 2D ना हो तो आप क्या इस्तेमाल कर लें? फ्लेक्स। जब आपका जो डेटा है वो 2D है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास रोज भी हैं और कॉलम्स भी हैं, तो आपको क्या इस्तेमाल करना चाहिए? ग्रिड। लेकिन हमारे पास ग्रिड जो है वो रिलेटिवली न्यू है। CSS 3 में एक न्यू एडिशन थी CSS ग्रिड, तो उसका ज़्यादा डेवलपर्स को वो पसंद नहीं है। क्योंकि जब हम CSS ग्रिड पढ़ाएंगे तो आपको फील होगा कि उसके अंदर ना स्ट्रक्चर का कोड बहुत है, मतलब ये चीज़ ऐसे लिखोगे तो तबाह हो जाएगा, इसी चीज़ को ऐसे लिखोगे तो तबाह हो जाएगा, और उसमें ये बातें बहुत है। इसका बहुत ख्याल करना पड़ता है स्ट्रक्चर का। तो लोग क्या करते हैं कि हर रो के लिए एक डिस्प्ले फ्लैग्स, पहली रो डिस्प्ले फ्लैग्स, दूसरी रो डिस्प्ले फ्लैग्स, तो सेम इफेक्ट दे देता है 2D का। तो ये इस तरह से लोग ज़्यादातर जो मैंने देखा है कि जो डिज़ाइनर्स हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं फ्लैग्स, उसको सिर्फ हाँ मल्टी रो ले आते हैं, मतलब एक रो के लिए एक फ्लैग्स इंडिपेंडेंट, दूसरी रो के लिए दूसरा फ्लैग्स इंडिपेंडेंट। अब ग्रिड में क्या होता है, सब एक साथ हो जाता है। अब पूरे पेज में जितने भी आपके कॉलम्स और रॉज होंगी वो सारी एक ही तरफ में, एक ही वो लाइन में आपका कोड आ जाता है और आपका सारा एक ही दफ़ा सब कुछ बन जाता है। फ्लैक्स में आपको क्या करना पड़ेगा, हर दफ़ा नया कंटेनर बनाना पड़ेगा हर रो के लिए, और उस पर आपको क्या लगानी पड़ेगी, डिस्प्ले फ्लैग्स। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है फ्लैक्स और ग्रिड में। फ्लैक्स ग्रिड वाला सारा काम कर जाता है, बस उसका ग्रिड जो एक नया है। तो अभी जो मैं बातें कर रहा हूँ बेसिकली CSS की हैं, तो उन्होंने सवाल पूछा, मैंने उसका जवाब दिया। बाकी आज की क्लास का आई थिंक चलिए थोड़ा इसको ब्रेक मारते हैं। आपका बेसिकली HTML ख़त्म है, सही है। HTML की क्रैश क्लास हो जाएगी और उसके साथ आपका CSS शुरू हो जाएगा।
वैसे CSS का अगर फुल फॉर्म किसी को पता है? Cascading style. CSS का फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ये कुछ ऐसा ही है कि HTML जो है, मैंने पहले दिन आई थिंक बताया था कि वो आपका स्केलेटन है, वो स्ट्रक्चर है। कि आपने खुद देखा कि फॉर्म्स, टेक्स्ट, हेडिंग्स, सही है, इमेजेस, वीडियोस, ये सारी चीज़ें, एंकर टैग्स, आपने स्ट्रक्चर बनाया। मतलब मैटर जो है ना, वो आपने आके बस फेंकना शुरू कर दिया। अभी इसको खूबसूरत बनाना, इसको अलाइन करना, अपनी अपनी जगह पे रखना, ये किसका काम है? CSS का। वो स्टाइल शीट है, मतलब एक ऐसा कोड है जो आपके कोड को क्या देता है? स्टाइल। तो ये हम इसको इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से हम CSS स्टार्ट कर लेंगे। तो अब आपकी जो वेबसाइट बहुत ज़्यादा बस ब्लैक एंड वाइट दिख रही है, तो उनमें थोड़ा रंग आना शुरू हो जाएगा, फिर आपको थोड़ा अच्छा भी लगेगा कि हाँ अब कुछ हो रहा है। तो फिर इंशाल्लाह जब आप बूटस्ट्रैप 5 पे पहुँचेंगे, आई थिंक आप इंशाल्लाह 1 महीने में पहुँच जाएंगे, 1-1.5 महीने में। तो जब आप बूटस्ट्रैप 5 पे पहुँचेंगे, फिर आप कमाल की वेबसाइट बनाना शुरू कर देंगे। सही है। वो एक आपका जो पहले वाला बैच है, बैच 2, उसमें एक स्टूडेंट था, हमने बूटस्ट्रैप ख़त्म की तो उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी। तो उसने बूटस्ट्रैप ख़त्म की तो वो आसपास लोगों को, जो दुकानदार थे और जो इंस्टीट्यूशन वाले थे, उनको जाके बोलना शुरू हो गया कि किसी को वेबसाइट बनवानी है तो मैं बनाता हूँ, सस्ते में बना दूँगा।